क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन.के. शर्मा, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी एक्सप्लेन्ड सीरीज में आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो लिंकेज है। तो एक मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में आप लोग एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका सेकेंड फेज चल रहा है, फुल सिलेबस टेस्ट। उसमें FST 3 में जो आपके कमेंट्स आए उसमें बहुत से बच्चों ने कहा कि सर लिंकेज डिस्कस कीजिए। सो इसलिए ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको क्लैरिटी चाहिए। इन टॉपिक्स पर हम यहां से आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। तो आज मैं बात करूंगा लिंकेज के ऊपर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात पहले करना चाहूंगा बेटे। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, अगर कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो जिंदगी में एक मंत्रा याद रखिए, काम को टोटली फिनिश किया जाता है। सो टोटली फिनिश का मतलब यह है कि यहां पर शॉर्टकट नहीं होता। आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए। कोई चीज आपको बार बार दुखी कर रही है, जैसा आपने अपने कमेंट्स में डाला, तो इसका मतलब आपको परेशान कर रही है ये चीज, इसलिए आप आज थोड़ा टाइम लगा के इसको समझ लीजिए। थोड़ा टाइम लगाइए। तो जब आपके घर में छोले बनते हैं, एक दिन पहले भिगो दिए जाएं तो अगले दिन उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर 8-10 घंटे का टाइम लगाया जाए, उनको भीगे रहने दिया जाए। वही काम अगर आपने आधे घंटे पहले कुकर में 2 सीटी लगा के किया तो वो टेस्ट नहीं आएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, खास तौर पे मैं ये फिजिक्स के बारे में जरूर बता रहा हूं आपको। आपने एक कंसेप्ट किया बहुत जल्दी, एक दो बार आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, आप घबरा गए, आप कहीं और चले गए, कोई शॉर्टकट आपने अपना लिया, आपने कहा चलो मैं इसको याद कर लेता हूं। एग्जाम में बेटे गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा है, आप ट्रबल को इन्वाइट कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को या तो एग्जाम में छेड़ना नहीं, और अगर छेड़ेंगे तो फंस सकते हैं, जिसमें आपने ये छोले वाला टाइम नहीं दिया है 8-10 घंटे। सो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये लिंकेज का टॉपिक आपकी प्रॉब्लम है तो थोड़ी पेशेंस से आप इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए। चलिए आज इसको पूरी तरह से खत्म करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम आगे एंट्रेंस में हमारी ना रह जाए। टाइम बहुत अवेलेबल है, टाइम बहुत अवेलेबल है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करूंगा और एनसीईआरटी समझाने में टाइम लूंगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन लिंकेज, क्योंकि आप में से बहुतों ने मुझसे कहा है कि ये प्रॉब्लम है। और वैसे भी जब मैं फिजिकल क्लासरूम वगैरह में भी जाता हूं तो बहुत से बच्चों की ये समस्या है, यहां बेसिक कंसेप्ट्स गोल होते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं कि लिंकेज समझने से पहले सबसे पहले जो चीज आपको समझनी चाहिए वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। सो आपको समझना चाहिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने देखा जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करी। सो एक क्रॉस याद कीजिए जिसमें राउंड और येलो सीड याद आ रहा है आपको, और दूसरा भी राउंड और दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन सीड, इनके बीच में क्रॉस की गई। सो इनके बीच में क्रॉस की गई, ये डाई हाइब्रिड है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हो गए बेटे। कैरेक्टर देख लेते हैं, एक तो सीड शेप हो गया राउंड और रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो सीड का कलर है, जिसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। इस तरह से आपने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। और इसको जब आपने फॉलो किया F2 तक, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अब आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताऊं। याद कीजिए रेशो आया 9:3:3:1। ये एक आपको फिनोटिपिक रेशो मिला। मुझे उम्मीद है ये वाली क्रॉस आपको बहुत अच्छे से आती है और इसको हम यहां पर अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करेंगे। और आपको पता है ये रेशो क्या आएगा, 9:3:3:1 आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं, जब ये इनहेरिट होते हैं तो क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो बड़े ध्यान से समझिए कि अगर मैं सीड शेप में एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करूं, जिसमें मैं कहूं राउंड और रिंकल्ड के बीच में क्रॉस करूं, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, आप जानते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो F1 सारे राउंड बनेंगे और ये दोनों
ये दोनों यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट होकर के इंडिपेंडेंटली अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे। तो अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो एक ही जीन के दो यूनिट फैक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि सीड शेप के दोनों यूनिट फैक्टर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सीड शेप और सीड कलर के यूनिट फैक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, तो क्या मैं ये मान लूं कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस हैं जो एक साथ हो रही हैं? वीडियो को रोकिए, ठंडे दिमाग से समझिए मैंने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ये राउंड रिंकल्ड और येलो ग्रीन दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक साथ हो रही हैं। एक में आपने ट्रेट्स लिए हैं सीड शेप के, एक में आपने ट्रेट लिए हैं सीड कलर के। और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो क्या मैं ये कह दूं कि ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं, राउंड और रिंकल्ड। एक तो ये क्रॉस हो रही है और दूसरा येलो और ग्रीन ये क्रॉस हो रही है। सो मैंने ये कहा कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो क्या मैं ये मान लूं कि ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं। अब आप जानते हैं कि अगर ऐसा है तो यहां पर जो सेग्रीगेशन होगा, शब्द देखिए, अब मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सेग्रीगेशन की बात कर रहा हूं। ये सेग्रीगेशन 3:1 के रेशो में होगा। इसमें 3 क्या होंगे, 3/4 क्या होंगे, राउंड, और 1/4 क्या होंगे, रिंकल्ड। याद कीजिए 3:1 रेशो आता है F2 का। क्या यह बात सही है? अब इधर देख लीजिए, येलो एंड ग्रीन में भी सेग्रीगेशन इंडिविजुअली कितना होगा, 3:1 होगा। सो देखिए एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मास्टर क्लास टेस्ट सीरीज में भी मैंने आपसे पूछा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स हैं किस रेशो में सेग्रीगेट होते हैं। तो इंडिविजुअली किस में होते हैं बेटे, 3:1 में। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, ये येलो और क्या हो गया बेटे, ग्रीन। क्या ये बात ठीक है? ये येलो और ग्रीन हो गया। फिर हम जानते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो इनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेनी बनेंगे, अगर मैं दोनों को साथ मान लूं कि साथ हो रहे हैं, तो राउंड येलो जो प्रोजेनी है वो 9 बनेंगे, 3 × 3, 3/16 × 3/16। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3/4 × 3/4 कितने बनेंगे, 9/16 बनेंगे। और देखिए इसी तरह से देखेंगे राउंड ग्रीन कैसे बनेंगे बेटे, 3, और रिंकल्ड येलो कैसे बनेंगे, 3, और रिंकल्ड और ग्रीन कैसे बनेंगे, 1। और मुझे समझ में आ गया कि ये रेशो कैसे आ रहा है, 9:3:3:1। ये रेशो कैसे आ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है। सो मैं अपनी एनसीईआरटी में गया और इमीडिएटली मुझे ये समझ में आ गया कि यहां एनसीईआरटी क्या कह रही है। वो ये कह रहे हैं कि 9:3:3:1 रेशो देखिए, इसमें दोनों के दोनों 3 येलो 1 ग्रीन, 3 राउंड 1 रिंकल्ड, ऐसे सेग्रीगेशन हुआ है। ये सेग्रीगेशन हुआ है बेटे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। साथ होने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी। क्या यह बात आपको क्लियर हो गई कि यह रेशो कैसे आया है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको यह समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं। अब एक चीज देखिएगा बेटे बड़े ध्यान से, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, हमें यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यह रेशो कैसे आया है। एक और चीज समझिए, इसका एग्जाम में फायदा क्या। सो मान लीजिए एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि एक क्रॉस ऐसी हो रही है और इस क्रॉस में क्या आप ये बता सकते हैं कि जब ये क्रॉस कैरी आउट होगी तो ये वाले प्रोजेनी कितने बनेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ये दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने कहा है कि सर कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी पढ़ाइए, तो आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान से देखिए कि ये दो प्लांट्स हैं, इनके बीच में क्रॉस किया गया है। हमसे पूछा है कि इनके प्रोजेनी में ये वाले जीनोटाइप वाले प्रोजेनी कितने होंगे। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे
पनट स्क्वायर नहीं बनाना, आपके सामने मैं अभी सिखाने के लिए आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूं, लेकिन इस काम को बिल्कुल मेंटली किया जा सकता है बिना पेन उठाए। आपने तुरंत यह मानना है कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो हम यह मान लेते हैं कि ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक साथ हो रही है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को यह कह दिया कि ऐसा मान लीजिए कि ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं। ये याद कीजिए टेस्ट क्रॉस जैसा है, इसमें 2/4 कैपिटल ए स्मॉल ए बनेंगे और 2/4 स्मॉल ए बनेंगे। इसमें देखिए 1/4 कैपिटल बी, 2/4 कैपिटल बी और 1/4 स्मॉल बी बनेगा। आप वीडियो रोक करके देखिए क्या ये बात सही है। पहले ये देख लीजिए कि क्या आपको ये समझ में आ गया कि मैंने किया क्या है। मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अप्लाई करने की कोशिश करी है। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो इनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी। सो मुझे जो प्रोजेनी में कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए तो ये चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 है। यहां कैपिटल बी स्मॉल बी चाहिए, ये चाहिए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2/4 है। इमीडिएटली आपको पता चल गया कि इसका आंसर 2/4 इंटू 2/4 4/16 आएगा। ये वो एप्लीकेशन है जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका एग्जाम में आपको फायदा क्या होगा, इसका एग्जाम में आपको फायदा क्या होगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है बिना पेन उठाए 5 सेकंड में। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं जो किसी टाइम एम्स में पूछा था। मान लीजिए मैं एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं। सो देखिए बड़े ध्यान से, हम एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। ये एक प्लांट लिया, इसको हमने क्रॉस किया लेट अस से कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी से। देखिए बड़े ध्यान से, और मैंने आपसे ये पूछा कि ये बताइए कि ये कितने बनेंगे, इस जीनोटाइप वाले कितने बनेंगे। अब ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वीडियो को रोकिए। क्या आप ये क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं, वही अप्लाई करके जो मैंने अभी आपको बताया। क्या आप जानते हैं कि इसको मैं 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ बना दूंगा, और अगर मैं 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक साथ बनाऊंगा तो क्या आप देख रहे हैं कि एक क्रॉस बेटे ये बनेगी। बड़े ध्यान से देखिए, ये वाली एक क्रॉस बनेगी, आपको देखते ही दिखाई दे रहा है, और आपको पता है कि इसमें ये कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। आपने सीधा आंसर 0 लगा दिया। सो देखने में ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझते हैं तभी एम्स में आया था कि अगर आपको इसका पता है तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है। सो जैसा आपने मुझसे कहा कि सर कुछ एप्लीकेशन जरूर बताइएगा, मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कैसे काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखिए बेटे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम ये कहेंगे कि जो एक क्रॉस होगी, एक ये क्रॉस होगी, मान लीजिए ये F1 प्रोजेनी में मैं क्रॉस कर रहा हूं, रेशो क्या आएगा 9:3:3:1, ये फिनोटिपिक रेशो आएगा। दिस वुड बी द फिनोटिपिक रेशो। ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई। और एक चीज देखिए बेटे, अगर मैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करूं, अगर मैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने का एक और तरीका देखिए। अगर मैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करूं तो मुझे पता है यहां पर 4 तरह के गैमेट बनेंगे। यहां पर बेटे 4 तरह के गैमेट बनेंगे। देखिए मैं किस तरह से गैमेट बना रहा हूं। इस वाले प्लांट के ये 4 तरह के गैमेट हैं, 4 हैं, चारों अलग अलग है। इस वाले में भी 4 बनेंगे, लेकिन चारों एक जैसे बनेंगे। सो बड़े ध्यान से देखिए, होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों लोकस पे गैमेट 4 बनेंगे, लेकिन चारों एक जैसे होंगे। अब अगर मैं पनट स्क्वायर बनाऊं तो बड़े ध्यान से देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक और तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मैंने ये कहा कि यहां पर जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा, इन सब का फिनोटाइप एक जैसा होगा। देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिए, इसमें दोनों यूनिट फैक्टर के डोमिनेंट अलील हैं और दोनों डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। ये चारों एक जैसे होंगे। यहां पर देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी, ये चारों भी एक जैसे होंगे।
क्या ये मानते हैं इसमें ये वाला डोमिनेंट यूनिट फैक्टर एक्सप्रेस कर रहा होगा? ये नहीं। अब इधर देखिए, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये चारों भी एक जैसे और ये चारों भी एक जैसे। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो रेशो 1:1:1:1 आता है, जिसमें 50% ये और ये पेरेंटल हैं, इसमें 50% पेरेंटल बनते हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। ये क्या है बेटे? रिकॉम्बिनेंट्स। यहां पर भी ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स, पर ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। मैं टेस्ट क्रॉस में कह रहा हूं कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे बेटे? 50%। तो 4, आप ये 16 देख रहे हैं, उसमें 8 पेरेंटल हैं और 8 क्या हैं बच्चे? रिकॉम्बिनेंट्स हैं। लेकिन पेरेंटल 2 तरह के हैं और रिकॉम्बिनेंट्स भी 2 तरह के हैं। सो पेरेंटल 2 तरह के होंगे, आप उसे कहेंगे P1 P2। यहां पर क्या कहेंगे बेटे? R1 R2। ये P1 ये प्लांट है, 25% है। ये P2 बेटे ये प्लांट है, 25% है, 16 में से 4। और यहां पर ये R1 ये है, ये भी 25% है और ये भी 25% है और आपका रेशो ये आ गया। सो अगर आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 रेशो ये आना चाहिए, और अगर आप एक टेस्ट क्रॉस करते हैं तो ये रेशो आना चाहिए जिसमें 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट्स हैं। इतनी बात आप समझ लीजिए। अब देखिए, बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में आती है, अब फिर वही बात है कि सर ये हम समझ गए, इसका एग्जाम में करेंगे क्या? तो एग्जाम में करेंगे ये कि एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में मान लीजिए कोई डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जैसी चीज की गई है और उसका रेशो इससे सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है, या नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस है और रेशो 9:3:3:1 नहीं आ रहा है, तब आप समझेंगे कि ये डिविएशन है, यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है कब पता चलता है? जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये देखते हैं कि रेशो सिग्निफिकेंट डिविएट कर रहा है, तब आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। आपके लेवल पर जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है तो लिंकेज है। अब हम अपने मुद्दे की बात पर आए, हमें यह समझ में आया हम लिंकेज कैसे पहचानेंगे। हो सकता है आप मेरे से कहें कि सर एक एग्जांपल दीजिए। सो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल यह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्रॉस करा और उसमें उन्होंने कहा कि 260 प्रोजेनी एक जैसे हैं, 240 प्रोजेनी एक जैसे हैं, 40 प्रोजेनी एक जैसे हैं और 60 प्रोजेनी एक जैसे हैं। अब आप ये रेशो देखिए, ये रेशो 1:1:1:1 नहीं है, ये रेशो 9:3:3:1 भी नहीं है। सो एग्जामिनर ने ये कहा कि हमने ये क्रॉस करी और हमारे पास 4 तरह के प्रोजेनी आए और आपको यह पता चल गया कि ये रेशो 1:1:1:1 नहीं है। इमीडिएटली आप ये समझ लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, यहां लिंकेज हो रही है। अब आप वो क्वेश्चन देखिए जो फंसते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा जिसमें प्रोजेनी का नंबर दिया हुआ है, आप रेशो कैलकुलेट करेंगे वो 1:1:1:1 नहीं आएगा। इमीडिएटली आपने कहा कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, यहां पर कुछ और हो रहा है, यहां पर क्या है? लिंकेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को जरूर एक बार समझ लीजिए। मैं वापस आपकी एनसीईआरटी में जा रहा हूं तो देखिए बड़े ध्यान से कि यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो सेग्रीगेशन वगैरह की बात हो रही है बेटे, ये बड़े ध्यान से ऐसे समझने की कोशिश करिए। यहां भी 50% वाली बात आपकी एनसीईआरटी कर रही है और इमीडिएटली आप देखेंगे कि ये 4 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं और फ्रीक्वेंसी देखिए हर एक की 25% है और आपको यह पता चल गया कि 2 क्रॉसओवर है और रिकॉम्बिनेंट्स हैं और 2 क्या है? पेरेंटल है। मुझे उम्मीद है यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। सो यह बात बिल्कुल समझ में आ गई। आगे चलते हैं बेटे, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाता हूं। आपको बहुत अच्छे से एक बात समझनी चाहिए, वो ये है कि जब हमारे को माइक्रोस्कोप से सेल देखने का मौका मिला और अब आप जब लिविंग प्रोसेसेस सेल के देख सकते थे, सेल डिवीजन होते हुए, और क्रोमोसोम को आपने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से क्रोमोसोम को देखा कि किस तरह से वो इनहेरिट हो रहे हैं, तो एक थ्योरी आई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दोबारा मेरा मकसद उसको पढ़ाना नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, बिगिनर्स डेफिनेशन है, और डीएनए लोकेटेड है क्रोमोसोम पर, तो इसका मतलब जीन लोकेटेड है क्रोमोसोम पर, जीन की पोजीशन क्रोमोसोम पर उसका लोकस कहा जाता है। सो फिर समझिए, डीएनए
डीएनए की एक सेगमेंट को जीन कहा, बिगिनर्स डेफिनेशन है। इसको आपने रखा किसके ऊपर? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम व्हीकल है, सो इसका मतलब जीन्स किस पर लोकेटेड है? क्रोमोसोम पर। इसका मतलब यह हुआ सिंपल कि मैं जब जीन की इनहेरिटेंस पढ़ रहा हूं तो मुझे एक्चुअली क्रोमोसोम की इनहेरिटेंस पढ़नी चाहिए। जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां उसके ऊपर की जीन जाएगी। यह है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दैट डिसाइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ द जीन। बड़ी सिंपल बात है, जो जीन जिस क्रोमोसोम पर है वो क्रोमोसोम जिस भी गैमेट में जाएगा वहां पर वो जीन भी जाएगी। जीन अपने आप तैर के कहीं नहीं जा रही है, वो क्रोमोसोम के ऊपर है। क्रोमोसोम भी तैर के कहीं नहीं जा रहा है, उसे स्पिंडल पकड़ के खींचते हैं। और ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं या सेग्रीगेट होते हैं। याद कीजिए एनाफेज 1। एनाफेज 1 में किस तरह से होमोलोग्स जो डायड का पार्ट है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम टोटली फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और काम कराते हैं आपको। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मानते हैं कि एक हमारे पास सेल है और इसके पास 4 क्रोमोसोम्स हैं। सो 2n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास क्रोमोसोम 2 पेयर्स हैं। सो बड़े ध्यान से देखिए, डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमैटिक सेल में कितना है? 4 है। और या जर्म लाइन सेल है, इसमें कितना है? 4 है। 2 पेयर्स हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज है, एक फादर से एक मदर से। क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपीज है, एक फादर से और एक मदर से। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। अब हमने ये कहा कि यहां पर ऐसे समझिए कि यहां पर एक जीन लोकेटेड है जिसकी अलील कैपिटल ए है, और यहां पर एक जीन समझिए जिसमें स्मॉल ए है। सो क्योंकि लोकस सेम होगा, दोबारा समझिए इस चीज को, इस वाले क्रोमोसोम पर ए जीन लोकेटेड है, इस वाले होमोलोग पर लेट अस कॉल इट एज मैटरनल, लेट अस कॉल इट एज पैटर्नल। बाद में हमें थोड़ा फायदा होगा, इसको भी मैटरनल और पैटर्नल कह देते हैं। मैटरनल मतलब मदर से आया, पैटर्नल मतलब फादर से आया। हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम मदर से और एक फादर से आएगा, तभी प्रोजेनी में 2 सेट्स होंगे। यहां पर कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है। इस प्लांट का जीनोटाइप देखिए, ये वही जीनोटाइप है जिसकी आप क्रॉस बनाते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझिए। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस टाइम पर ये एस फेज में जाएगा तो ये अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो हर एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड्स होंगी। सो देखिए, पहले क्रोमोसोम ने अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया और डीएनए को रखने की जगह को भी रेप्लिकेट किया, तो हर एक में 2 क्रोमैटिड्स हैं। इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 2 ने भी अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लिया। अब आप देखिए, इसने भी रेप्लिकेट किया, इसने भी रेप्लिकेट किया। इसका मतलब यह हुआ, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां कैपिटल ए है और यहां पर भी कैपिटल ए है। यह डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में आइडेंटिकल होगा। यहां स्मॉल ए है, यहां देखिए कैपिटल बी और कैपिटल बी, यहां देखिए ये स्मॉल बी और स्मॉल बी है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। एक पेयर क्रोमोसोम का ये रहा, एक पेयर क्रोमोसोम का ये रहा, एक जीन इस पर है, एक जीन इस पर है। हम ये कहेंगे कि ये जीन्स हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है। ये और ये क्रोमोसोम होमोलोगस है, ये और ये क्रोमोसोम हेट्रोलोगस है। अब की बार हमारे एग्जाम्पल में ये ही जीनोटाइप है, लेकिन जीन्स जो हैं वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम पर है। अब देखिए, इसके बाद होना ये है कि मेटाफेज 1 पर एक इक्वेटोरियल प्लेट पर इनकी अलाइनमेंट होगी। सो किस तरह से अलाइनमेंट हो सकती है? इसके 2 तरीके हैं। मेटाफेज प्लेट पर ये 2 तरह से अलाइन कर सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, एक तरीका तो ये है कि जो अभी हमने देखा कि ये इस तरह से अपने आप को अलाइन करें, और जैसे ये मैटरनल, ये मैटरनल, ये पैटर्नल, ये पैटर्नल है, और इसी तरह से ये इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया। मतलब इधर मैटरनल, इसके पेयर का भी मैटरनल, इधर पैटर्नल और इधर पैटर्नल। एक और तरीका है,
एक और तरीका है, वो ये है कि ये इस तरह से आ जाए। इसका मतलब इस मैटरनल के साथ में ये पैटर्नल और इस पैटर्नल के साथ में ये मैटरनल क्रोमोसोम इस तरह से एसॉर्ट हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकता है। दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। दिवाली में मेरे घर में बिस्किट का डब्बा आता है, उसके ऊपर लिखा होता है असॉर्टेड बिस्किट। उसमें नमकीन भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, हर तरह की चीज होती है, हर तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तिकोने भी होते हैं, हेक्सागोनल भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, हर तरह की चीज होती है, ट्रायंगुलर भी होते हैं। सो हमने कहा असॉर्टेड, हर तरह की चीज आ गई है, हर तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक और कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि ये मैटरनल, ये पैटर्नल, इसको ऐसे ही चलने देते हैं, ये मैटरनल और ये पैटर्नल। और इधर देखिए बेटे, ये क्या हुआ, यहां पर ये पैटर्नल और ये मैटरनल है। क्या आपको दो कॉम्बिनेशन दिखाई दे गए? अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पर एनाफेज पर स्पिंडल दोनों को अलग करेगा, दोनों होमोलोग्स को एक दूसरे से अलग करेगा, जिसे आप सेग्रीगेशन कहते हैं, वो मेटाफेज की जो प्लेट है इक्वेटोरियल, उस पर ओरिएंटेशन से ये डिसाइड होगा कि किस डॉटर सेल के पास में कौन सी जीन और कौन सी एलील जाएगी, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम जा रहा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पहले वाले एग्जाम्पल को देखें, इस वाले एग्जाम्पल को देखें, तो इसमें हमने ये कहा कि यहां पर जो डॉटर सेल बनेंगे, पहले वाले केस की बात कर रहा हूं, अपोजिट एंड पर यहां पर मैटरनल जाएगा, यहां पर बेटे पैटर्नल जाएगा, और इस वाले दूसरे पेयर का भी यहां मैटरनल और यहां पैटर्नल जाएगा। सो ये मैटरनल, यहां पैटर्नल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? और आप देखिए कि यहां पर हमने देखा कि कैपिटल ए होगा, और यहां पर हमने देखा कि कैपिटल बी होगा, और यहां हम देख रहे हैं बेटे कि स्मॉल ए और स्मॉल बी होगा। यहां देखिए बड़े ध्यान से, दूसरा कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है बेटे? देखिए ध्यान से, दूसरा कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि यहां पर ये मैटरनल, ये पैटर्नल तो ऐसे ही गया, लेकिन उस वाले ओरिएंटेशन की वजह से यहां पैटर्नल और यहां मैटरनल आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैटरनल है, ये पैटर्नल, ये पैटर्नल, ये मैटरनल, देखिए ध्यान से। और यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये कैपिटल ए, तो यहां पर स्मॉल बी आ गया, यहां पर देखिए स्मॉल बी आ गया, और यहां पर स्मॉल ए, तो यहां पर बेटे कैपिटल बी पहुंच गया। क्या ये बात समझ में आ गई? और उसके बाद ये डॉटर सेल्स बनेंगे। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्यों हुआ ऐसा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेग्रीगेशन हुआ एनाफेज पर, और सेग्रीगेशन एनाफेज पर इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि मेटाफेज की जो इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर ओरिएंटेशन कैसे थी। फिर समझ लीजिए मेरी बात को, एनाफेज पर जो सेग्रीगेशन हुआ है वो इस चीज से डिसाइड हुआ है कि मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर इन क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट क्या था। तो चलिए आपकी एनसीईआरटी की बात करते हैं। सो यहां एनसीईआरटी देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी एनसीईआरटी यहां पर यह कह रही है कि किस तरह से यह सेग्रीगेशन होता है। इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, सो इस लाइन को समझ लीजिएगा, एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, the two chromosome can align at the metaphase plate independently of each other. So metaphase plate पर independent assortment हो रही है। ये मैटरनल भी साथ में आ सकता था, पैटर्नल भी साथ में आ सकता था। ये मैं इक्वेटोरियल प्लेट बना रहा हूं, पहले पेयर का मैटरनल और दूसरे का पैटर्नल, इस तरह भी ओरिएंटेशन हो सकती थी, और इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। मैंने हर तरह का क्वेश्चन बनाया। अब एनाफेज में ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। मुझे उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ गई। मुद्दे की बात ये है कि एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि सेग्रीगेशन कब होता है, तो आप कहेंगे एनाफेज 1 पे, जब डायड में होमोलोग्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब डिसाइड होता है? मेटाफेज 1 पे किस तरह से ओरिएंटेशन हुए हैं, जो मेंबर्स हैं डायड के वो किस तरह से ओरिएंटेशन हुए हैं, उससे डिसाइड होता है कि एनाफेज में सेग्रीगेट होकर के कौन सा कहां जाएगा। सो मुझे उम्मीद है अब आप इस डायग्राम को भी बड़ी आसानी से समझ गए, और आपको यह समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, और यहीं पर वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेंस कि एक्चुअली क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट होगा और उसके ऊपर की जीन अपने आप सेग्रीगेट होगी। और हमने ये कहा कि अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं इतनी देर बाद, जिसे हम कह रहे हैं लिंकेज। और आप ये देखिए कि लिंकेज में ये जो रेशो है सिग्निफिकेंटली वेरी करेगा 9:3:3:1 से। क्या ये बात आपको यहां तक समझ में आई? सो मैं अभी जो दूसरा वीडियो करूंगा लिंकेज के ऊपर, उसमें आगे मैं डिस्कशन करूंगा एक्चुअल लिंकेज प्रोसेस को, बहुत सारी क्रॉस को भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने आपको बेसिक्स बताए, आप 5 मिनट लगा के एक बार उसको रिवाइज कीजिए, वापस आकर के एक और पार्ट इसका मैं करता हूं, पार्ट 2। और आज हम इस लिंकेज वाली समस्या को जड़ से खत्म करेंगे, टोटली फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।